नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक भौतिक विज्ञान है उसका तीसरा भाग करेंगे। इसके पहले के 2 भाग मैंने बना दिए हैं और सामान्य विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग प्रकाश यानी लाइट को कवर करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा है और ऐसे ही पॉइंट के फॉर्म में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट दिया गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो जैसे सोलर लाइट है, सूर्य की रोशनी तो हमको जो मिल रही है तो उसमें हीट होती है ना, तो एक एनर्जी है। और ये आपको याद रखना है कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो तरंग 2 तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वो होती हैं जो प्रकाश मतलब माध्यम के पैरेलल ट्रैवल करती हैं, और अनुप्रस्थ तरंग वो होती हैं जो माध्यम के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश कण तथा तरंग मतलब पार्टिकल एंड वेव दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश है ना, उसमें प्रकाश की भी क्वालिटीज होती हैं, मतलब प्रकाश में कण या पार्टिकल की भी क्वालिटीज होती हैं और वेव यानी तरंग की भी। तो इसलिए इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगला पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है और इन्हीं को हम लोग क्वांटा या फोटान बोलते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा क्वांटा या फोटान क्या होते हैं, तो जो सोलर सेल होते हैं ना सोलर पैनल में, वो इन्हीं क्वांटा या फोटान्स इन्हीं पे गिरते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं इनकी वो सोलर सेल, और उसके बाद वो एनर्जी बैटरी में स्टोर करते हैं या उससे बाकी अपरेटस जो लगे होते हैं उनको रन करते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम ओलास रोमर ने की थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ऐसे आ चुका है क्वेश्चन पहले कि प्रकाश का जो वेग है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी जो सबसे पहली गणना वो किसने की थी, तो वो ओलास रोमर ने की थी। और जो हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देखते हैं ना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम 3 × 10⁸, और यूनिट भी याद रखना है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर इसमें लगा देंगे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, मतलब प्रकाश जिस माध्यम में ट्रेवल कर रहा है उसका एक अपवर्तनांक होता है जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, तो इस पर डिपेंड करती है। तो जो प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसको यू से डिनोट किया है, तो एक फार्मूला ये लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, U = C/μ। तो यहाँ पे U है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, और जो C है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, मतलब 3 × 10⁸, और जो म्यू है वो माध्यम का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड 499 सेकेंड लगते हैं। तो आप ये याद रखिए 499 सेकेंड या तो 8 मिनट 19 सेकेंड, ये याद रखिए। अगला पॉइंट है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। जो चंद्रमा है वो उसकी खुद की तो लाइट होती नहीं, तो उस पर जो सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो उसके बाद उस रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, ऐसे अनुमान अब 1.5 सेकेंड याद रखिए, 1.5 सेकेंड का समय लगता है। अगला पॉइंट है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें पार होकर निकल जाती हैं, मतलब किसी चीज़ में यदि हम लोग प्रकाश जिस वस्तु पे डालें, यदि प्रकाश आर पार हो जाए उसके वस्तु के, तो वो वस्तुएं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कांच और जल। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। और दूसरा है, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार्सली पार कर जाता है जिन वस्तुओं से, तो उनको ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज बोलते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट में कन्फ्यूजन होता है, तो ट्रांसल्यूसेंट वो वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश अंशतः पार करता है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, जैसे कागज़ में तेल लगा देते थे ना हम लोग, तो उससे पार दिखाई देने लगता था, तो वही है तेल लगा कागज़, आप याद रखिए।
अगला पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे ओपेक वस्तुएं। तो ओपेक वस्तुएं वो या अपारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जो अपने से प्रकाश को पार नहीं होने देती हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, लकड़ी आप बोल सकते हो, आप जो यहाँ पे मेटल्स लिखा है वो आप बोल सकते हो, धातुएं मतलब हिंदी में। अगला पॉइंट है, प्रकाश का अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन की डेफिनीशन बताई गई है। डिफ्रैक्शन को हिंदी में विवर्तन बोलते हैं। तो जैसे हम किसी चीज़ पे रोशनी डालें तो क्या करेगा, जो रोशनी है ना उस बॉडी के किनारों की तरफ हल्का सा मूव करके उसके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी किनारों से। तो वही उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन या विवर्तन। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर आप देख लो, एटमॉस्फेयर में धूल और अन्य पदार्थ होते हैं, तो इनके द्वारा मतलब इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। ये अलग अलग दिशाओं में उसको प्रकाश उनसे टकरा के जाएगा और इसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है ना बिखराव, स्कैटर कर दिया। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि माध्यम में जिसमें सूक्ष्म कण या धूल के कण होंगे तो उससे प्रकाश पास होगा तो वो स्कैटर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हमको आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रकाश जो आसमान का रंग है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो वो है प्रकीर्णन के कारण। और इंग्लिश भी याद रखना है, स्कैटरिंग। और जो स्कैटरिंग होती है उसमें जो बैंगनी रंग है ना उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए हम लोग जो सिग्नल होते हैं वो लाल रेड लाइट होती है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर से दिखाई दे जाती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी सतह से टकरा कर वापस प्रकाश के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब किसी सरफेस से लाइट इंसिडेंट हुई और वो वापस लौट गई उसी माध्यम में, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं, परावर्तन के दोनों नियम। पहला बोल रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैं इनको एक यहाँ पे डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। ये सपोज हमने यहाँ ड्रा किया, जो लाइन ये आपका क्या है, माध्यम है। इस पे ये जो मैंने लाइन ड्रा की आई इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये हो गई आर परावर्तित किरण, और इस पे हम अभिलंब, अभिलंब मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि आप आपतित किरण ये आई और परावर्तित किरण आर और जो अभिलंब वो एक ही तल में होते हैं। तो इसी तल में है ना, इस तल की बात हो रही, इसी तल में है ना तीनों। तो पहला ये नियम है। दूसरा कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण वो कोण होता है जो आपतित किरण उस सरफेस के साथ बनाती है, मतलब ये कोण जो मैंने किया ये होता है आपतन कोण, और जो परावर्तन कोण होता है वो ये कोण है, ये जो अभी मैंने बनाया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम हो गए रिफ्लेक्शन के नियम। आगे देखते हैं, अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। कई सारी चीज़ें इससे पूछता है। समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के पीछे सामने रखी होती है। मतलब जो समतल दर्पण होता है ना, जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, तो जितनी दूरी हम उस दर्पण से सामने खड़े होंगे, जो आपका प्रतिबिंब है ना वो उस समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा। अगला पॉइंट लिखा है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा व वस्तु के बराबर होता है। हाँ, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है समतल दर्पण की, कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, सीधा होता है। सीधा को यहाँ पे इरेक्ट बोलते हैं, और
वस्तु के बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। अगला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति v चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब एक समतल दर्पण सामने आपके रखा हुआ है, आप यदि उसकी तरफ दौड़ना शुरू करो v स्पीड से, तो जो आपको दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है वो आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा दुगनी स्पीड से, मतलब 2v स्पीड से। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसे ही पूछ देगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अनंत मतलब इनफाइनाइट होती है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। बोला है कि जो आपतित किरण मैंने बनाई थी ना, मतलब ये वाली जिसको आई बोला था, आई बोला इसको यहीं पे रखते हैं, और जो ये वाला जो हमने ये जो बनाया था इस क्या दर्पण जिस पे गिर रही है, तो इस पे गिर रही, तो इसको यदि हम लोग थीटा एंगल से घुमा देंगे ऐसे, तो जो ये वाली किरण है ना वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी, डबल से। ये आपको याद रखना है कि जो परावर्तित किरण जाएगी वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। आगे आपको ज़्यादा नहीं इसमें समझना है, तो इजी, लेकिन वो बताने की ज़रूरत नहीं है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि आपको किसी समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें आपको आपका पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो जो समतल दर्पण की लंबाई है वो कम से कम आपकी लंबाई से आधी होनी चाहिए। जो घर में अलमीरा होती है ना, उसके बाहर जो दर्पण लगा होता है उसमें आप उससे आइडिया लगा सकते हैं, उसकी लंबाई काफ़ी होती है, इसलिए उसमें आपको पूरा आपका प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, 2 तरह के दर्पण होते हैं, उनको देखेंगे। दर्पण जो होता है ना वो एक सरफेस है ना, वो उसमें पेंट होता है, पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अवतल बीच में गहरा होता है। तो इनको आपको पहचानने के लिए ये ध्यान रखना है कि अवतल में ना बीच में गहरा होता है अवतल दर्पण। अभी हम लोग समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो समतल दर्पण तो प्लेन होता है, लेकिन अवतल दर्पण जो होता है वो उसका जो परावर्तक सरफेस है वो बीच में गहरी होती है, अवतल। और इनके उपयोग ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, वो ऐसे तो हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमको क्लियर व्यू दिखाई देगा। तो दाढ़ी बनाने में, दूसरा आँख कान व नाक के डॉक्टर यही अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का हेडलाइट, जो सामने की हेडलाइट होती है वो आप देखो जिसमें बीच में एक बल्ब लगा रहता है, और जो सर्च लाइट होती है उनमें, और लास्ट में दिया सोलर कुकर में। ये आपको 4 याद रखने हैं, इन्हीं चारों पे क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। अगला पॉइंट लिखा है, अवतल दर्पण प्रकाश को किसी स्थान पर केंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हम लोग यूज करते थे ना बचपन में कि एक शीशा लेके कागज़ को जलाते थे, तो वही है। तो यहाँ पे जैसे सर्च लाइट लिखा है ना, तो सर्च लाइट में भी तो ऐसे होता है। सर्च लाइट में रोशनी एक जगह केंद्रित करके चेक किया जाता है कि कोई है ना, सर्च लाइटें वहाँ पे लगी होती हैं किसी बिल्डिंग्स में, बड़े एरिया में जहाँ पे उसको निगरानी करनी होती है। तो रात में जैसे वहाँ पे भी लगी होती है, जेलों में भी, फिल्मों में देखा होगा, सर्च लाइट से बच के भागते हैं क्रिमिनल। अगला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल है, मतलब जिस सरफेस से जो रोशनी है वो परावर्तित हो रही है, वो उभरा होता है ऊपर को। इनके 2 उपयोग आपको याद रखना है। जो ऑटोमोबाइल का रियर व्यू मिरर होता है ना, बाइक्स में दोनों साइड में जो लगे होते हैं, या कार्स में या ट्रक्स में, किसी भी तरह के ऑटोमोबाइल की बात हो रही है, जो साइड में रियर व्यू मिरर होते हैं ना वो उत्तल दर्पण होते हैं, आपको याद रखना है। सोडियम परावर्तक लैंपों में, अब ये क्या होती है ये नहीं देखना, बस याद रखना है आपको, सोडियम परावर्तक लैंपों में इनका प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं। यहाँ 2 पारदर्शी माध्यम की बात हो रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम।
तो यह किरण या तो अभिलंब की ओर या उससे दूर विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डायग्राम से बनाता हूँ। सपोज ये आपका सरफेस है, इसके एक तरफ ये एक मीडियम है एक, और ये इसके तरफ दूसरी तरफ मीडियम ये है। तो इधर सपोज एयर है ऊपर की तरफ और इधर है वाटर। तो यहाँ से आई इंसिडेंट रे आएगी एयर से, तो वाटर में तो प्रवेश कर जाएगी ना, क्योंकि वाटर भी पारदर्शी है, अभी मैंने बताया, मतलब पता भी है। तो क्या होता है कि यह तो ये इंसिडेंट रे, अभिलंब क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की जाती है किसके, फिर से मैं बनाता हूँ सही से। जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा की जाती है वो, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। तो अब यहाँ पे एयर से वाटर में जा रही है, तो वो तो मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पे ये अभिलंब है। ये जो लाइन खींची है ना ये अभिलंब है परपेंडिकुलर इस सरफेस के, ये 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ पे एयर से वाटर में जा रही है प्रकाश की किरण। तो जब एयर है ना जो, वो विरल माध्यम है, मतलब रेयरर मीडियम है, वाटर है वो डेंसर मीडियम है, मतलब घना है। जो हवा होती है ना उससे पानी घना होता है ना, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये है ना अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये सीधे न जाके ऐसे ऐसे न जाके अभिलंब की तरफ हल्का सा झुक जाएगी। कौन? अपवर्तित किरण। तो यह अभिलंब की तरफ झुकना या अभिलंब से दूसरी तरफ भागना जाना, दूसरी तरफ झुक जाना, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे दो केस बताए गए हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम या मतलब रेयरर मीडियम से सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम, जैसे हवा से पानी जो मैंने अभी बताया, उसमें प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अंदर की तरफ झुक जाएगी। और जैसे इसका अपोजिट, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे हवा से निर्वात, एयर से यदि वैक्यूम में जाएगी ना तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी मैंने दिखाया ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तल है, ये अभिलंब है इस पे, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो तीनों इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना। और क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए, मतलब आपतन कोण ये है साइन आई, और जो अपवर्तन कोण है ये साइन आर, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब ये लिखा है जो ये साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो अभी ऊपर जो अपवर्तनांक बताया था ना म्यू, वो यही है साइन आई अपन साइन आर। जो म्यू है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और जो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट पूछ चुका है पहले एग्जाम में कि स्नेल का नियम क्या होता है। अब हम लोग अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये बोलेगा किसका एग्जाम्पल है। जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में आप एक सीधी क्षण लो, उसको डुबो, तो जो वो पोर्शन उसका पानी के अंदर होगा ना क्षण का, वो तिरछा दिखाई देगा। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। हम लोग यदि जो स्टार्स होते हैं उनको देखें तो ऐसा लगता है वो टिमटिमा रहे हैं, तो जो है ना वो लाइट के रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की वजह से होता है। अगला है सूर्योदय के पहले व सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देना, तो वो इसी वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। ऐसे बस याद रखना है। पानी में यदि पानी से भरे किसी बर्तन में यदि किसी उसकी तली में एक सिक्का पड़ा है तो वो ऐसा लगेगा कि तो तली से थोड़ा ऊपर की तरफ है। और अगला है कि जल के अंदर की मछली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये सब हो गए अपवर्तन के उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है।
इसको आप समझिए क्रांतिक कोण है। सपोज ये है आपका वो प्लेन जिस पे ये इधर जो है वो है सघन माध्यम। यहाँ पे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखेंगे। ये सघन माध्यम है ये इधर ऊपर की तरफ, और जो नीचे है वो है विरल माध्यम। तो बोला क्रांतिक कोण इस सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण है। सपोज ये आपतन कोण है आई, साइन आई, कि उसके लिए इधर मतलब ये इससे टकराने के बाद जो आर का है ना वो ये 90 डिग्री हो जाए। मतलब जो आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए अपवर्तन कोण, तो उस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण ये जो आई है ना वो क्रांतिक कोण हो जाएगा, जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि पूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये बोल रहा है कि यदि जो ये अभी हमने बताया ना ये 90 डिग्री है, ये जो आई की वैल्यू हम लोग और बढ़ा दें, मतलब अब हमको ये इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर दें ऐसे, यदि थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये लाइन इधर ना जाके वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा प्रकाश। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और जो रे पास हो रही ना वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, ये दो कंडीशन है। अब इसके हमको एग्जाम्पल देखने हैं, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, या कांच में आई दरार का चमकना। जैसे परख नली टेस्ट ट्यूब को हम लोग यदि वाटर में डालें तो एक जगह की ऐसा कुछ पॉइंट उसमें होता है जहाँ से चमकती है वो, और ऐसे ही जो कांच में दरार जहाँ से पड़ जाती है वहाँ से वो चमकने लगता है, तो इसी वजह से होता है। यहाँ पे नोट लिखा है कि किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहाँ से वो चमकने लगता है, तो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए वो चमकने लगती है। अगला है पॉइंट, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। सीधी सी बात है, हम यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा इंसिडेंट कोण को रखेंगे तो वो अपने आप उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस एंगल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिस एंगल में वो रिफ्लेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और चाहे वो मार्ग कैसा भी आड़ा तिरछा हो। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश सिग्नल, लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह उसकी तीव्रता में कोई कमी किए बिना भेज सकते हैं, और किसी भी मार्ग से। अब इसके ऑप्टिकल फाइबर की यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में यूज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, टेलीकम्युनिकेशन। विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में बदल कर भेजा जाता है, और मनुष्य के शरीर के अंदर के भागों का निरीक्षण करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। आगे पॉइंट दिया है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। अब हम यहाँ से लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो दर्पण होते हैं उसमें केवल एक ही गोलीय पृष्ठ होता है। जैसे दर्पण होंगे तो अभी जैसे मैं बताया, तो प्लेन मिरर जो होगा तो इस तरह से होगा, एक तरफ पॉलिश होगी उसके और इस तरफ से वो प्लेन होगा जहाँ से वो हम लोग देखते हैं। और इसी तरह जो अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण इस तरह से होता है, ये बाहर वाले भाग में पॉलिश होती है और जो ये वाला भाग होता है इससे ये परावर्तक का काम करता है। जो उत्तल दर्पण होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, इधर इस साइड में पॉलिश होती है और इस साइड में वो परावर्तक सरफेस होती है। लेकिन यदि लेंस की बात करें तो जो लेंस होते हैं वो दो गोलीय पृष्ठ, यहाँ पे लिखा है ना दो गोलीय पृष्ठ,
तो जब उत्तल लेंस होगा तो एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दो, वो किसी तरह पॉलिश नहीं होगी। और जो अवतल होगा यदि लेंस, तो एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो यहाँ पे भी दो सरफेस हैं, यहाँ पे भी दो सरफेस हैं। तो ये जो पहला वाला है ये उत्तल लेंस जो आगे टाइप में लिखा है, और ये वाला ये है अवतल लेंस। ये आपको याद रखना है इस तरह से। इसमें आपको ये देखना है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P = 1/f। इस पे क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। और जो लेंस की क्षमता होती है उसको डायोप्टर में नापते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं। और जो डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का SI में मात्रक है। तो SI यूनिट पूछे लेंस की क्षमता की तो वो होती है डायोप्टर। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इससे आपको याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होते हैं मतलब कॉन्वेक्स लेंस, उसकी जो क्षमता पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव। अगला पॉइंट है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये प्रिज्म है, प्रिज्म तो वैसे 3D में होता है लेकिन यहाँ 3D तो बना नहीं सकते। तो बोला जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से पड़ेगा तो यहाँ से प्रिज्म में कोई भी सरफेस पॉलिश तो होती नहीं, तो ये पास होने के बाद ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है इस तरह से। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो डिस्पर्सन होता है इसमें जो हमको रंगों का समूह मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें इंद्रधनुष में तीनों घटनाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं जो प्रकाश का रंग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और सफ़ेद रंग में जो रंगों क्रम है वो उसमें 7 रंग होते हैं। जो सफ़ेद रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। इंग्लिश में विबग्योर से याद रखते हैं, हिंदी में बैनी आह पीनाला से आप याद रख सकते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी में तो मैंने लिख ही दिया है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये प्रकाश सफ़ेद जो रंग का प्रकाश होता है ना उसके रंगों का क्रम होता है। यदि उसको प्रिज्म से गुजारा जाए तो इस तरह के रंग मिलेंगे। तो जो बैंगनी रंग होता है इसका जो विक्षेपण है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लाल, हरा और नीला रंग है इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं। कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राइमरी कलर कौन होते हैं। तो आपको याद रखना है रेड, ग्रीन, नीला, रेड, ग्रीन, नीला, लाल, हरा, नीला, ये प्राइमरी कलर हैं। अगला पॉइंट है, वस्तुएं जिस रंग की दिखाई देती हैं वह उस रंग को परावर्तित करती हैं तथा शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमको कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है वो उस रंग को तो परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए वो उस रंग की दिखाई देती है। सीधी सी बात है। कोई चीज़ हमको कब दिखाई देती है, जब वो उसको रिफ्लेक्ट करती है प्रकाश को। यदि वो रिफ्लेक्ट न करे तो हमको दिखाई ही ना देगी। तो कोई चीज़ आपको यदि लाल दिखाई दे रही तो वो लाल कलर के रंग का जो होता है प्रकाश में लाल रंग उसको रिफ्लेक्ट कर रही, परावर्तित कर रही, बाकी को अवशोषित कर ले रही है। आगे मानव नेत्र से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे जो 5 चीज़ें आगे लिखी है ना, 5-6 चीज़ें, इन पे भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, पता नहीं कितने बार, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल कंडीशन में, यदि आपकी आंखें स्वस्थ हैं। अब हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता को देखेंगे। 4 देखेंगे, अब 2 से काम नहीं चलेगा, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से काम नहीं चलेगा। ये दोनों भी पूछे जाते हैं लास्ट वाले। तो निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, निकट लिखा है तो जब निकट का बोले निकट दृष्टि दोष तो निकट का नहीं दिखाएगा, दूर का दिखाई देगा। अरे उल्टा हो गया, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखाई देगा। बोला है निकट का दोष तो निकट का दिखाई दे रहा है और दूर का नहीं दिखाई दे रहा है।
जिसको निकट दृष्टि दोष होता है। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना हमारी आंखों में किसी चीज़ को जिसको हम देख रहे हैं, वो रेटिना पे ना बन के उससे थोड़ा आगे बनता है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि क्या होता है, कि रेटिना पे बनता है, कि उसके आगे बनता है, कि उसके पीछे बनता है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। और इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, निकट दोष तो मतलब निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। अब अगला दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देती हैं वस्तुएं, लेकिन पास की दिखाई नहीं देती हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब है ना, वो रेटिना पे न बन के उससे थोड़ा पीछे बनता है, जस्ट उल्टा आप याद रखिए उससे, निकट दृष्टि दोष से। और इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दो हो गए। अब आगे है जरा दृष्टि दोष, मतलब प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष मतलब बुढ़ापे के कारण। तो बुढ़ापे के कारण भी हम लोगों को न पास की चीज़ें दिखाई देती हैं न दूर की। तो उस केस में हम लोग बाईफोकल लेंस या उभयतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सीधा पूछेगा बाईफोकल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है, या प्रेसबायोपिया में किस तरह का लेंस प्रयोग में लाते हैं, तो वो है बाईफोकल लेंस, हिंदी में उभयतल लेंस बोलते हैं। और लास्ट में है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको क्षैतिज दिशा में तो दिखाई देगा, लेकिन उससे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई नहीं देता है। तो इससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसको बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस का जो है ना वो चश्मा, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ये हो गया आपका लाइट, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, पूरी कोशिश है कि इसी में से क्वेश्चन बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।